नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है जाट नेता यशपाल मलिक साहब। स्वागत है चक्रव्यूह में आपका जी। आपके इंट्रोडक्शन में अगर एक ही लाइन दें जो पिछले काफ़ी सालों से चली आ रही है, आरक्षण देगा जाट, नहीं तो खड़ी कर देगा खाट, ठीक बैठती है आप पर? नहीं, निश्चित रूप से खड़ी कर देगा खाट वाला हमारा नारा नहीं है। हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं, हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। आप जाटों की अगर बात करें तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का हूँ। तो कुछ जो जाट समुदाय है वो आपके बिल्कुल साथ खड़ा दिखाई देता है, बात हरियाणा की हो, यूपी की हो, राजस्थान की हो, और कुछ जाट समुदाय ऐसा है जो बिल्कुल आपके अगेंस्ट खड़ा दिखाई देता है। क्योंकि ये हरियाणा में अब 29 तारीख को कॉल दिए तो हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो जाट समुदाय है उसका एक वर्ग आप पे आरोप लगाता है कि आप आंदोलन में उनको बिठा तो देते हैं, 5-6 दिन जब बैठते हैं तो खुद वहाँ से निकल लेते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जब भी देश में आंदोलन हुए, खाली आप जाट आरक्षण आंदोलन की बात ना करें, देश में आज़ादी का भी आंदोलन हुआ, तब भी कुछ लोग अंग्रेजों के साथ थे। यही हालत आंदोलनों की होती है। 2000 जो आज तमाम लोग आरोप लगाने वाले, ये सब 2011 तक मेरे नेतृत्व में ही आंदोलन करते थे। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जैसे कुछ लोग अंग्रेजों के साथ थे, आप सरकार के साथ में हो मैं जाते। इसलिए कह रहा कि आंदोलन हुआ हरियाणा में शुरू, जी जी, यूपी में होना था। जी जी, प्रोग्राम ये था कि 2 जगह यूपी में ट्रेन रोकी जाएगी, जी जी जी, एक जगह हरियाणा में रोकी जी जाएगी। जी जी। आप 5 दिन वहाँ पे रुके और फिर निकल लिए, कहते यूपी में हम रोकेंगे। 15 दिन के बाद आपका संदेश आया कि आप भी उठ जाइए। नहीं, ऐसा आपको गलत किसी ने फीडबैक दी है। पहले रेल यूपी में ही रुकी 2011 में 5 मार्च से। यूपी का देश का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक रोक के हम लोग बैठे और 6 तारीख में हरियाणा से आंदोलन हो रहा था, 7 तारीख में पंजाब से होना था। पंजाब में संख्या कम होने से गिरफ्तारियां हो गई। हमने कहा भाई आंदोलन को नुकसान ना हो। उसके बाद राजस्थान में शुरू हुआ, 11 तारीख से राजस्थान में रेल रुकी। ये 4 राज्यों में रेल रोको आंदोलन था। पहले कौन उठा? पहले मैं बताऊंगा उसका भी कारण, कौन उठा और कैसे उठे। 17 तारीख को उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का, लखनऊ का और इलाहाबाद का फैसला आया। सन कौन से की बात कर रहे हैं? 2011 की जी। 17 मार्च को इलाहाबाद की हाईकोर्ट का फैसला और लखनऊ खंडपीठ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 4 राज्यों के डीजीपी बुलाए और उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर ये ट्रैक खाली होना चाहिए, क्योंकि होली थी उस टाइम पे। और ये ट्रैक पूरे उत्तर भारत को जोड़ता था, जम्मू कश्मीर की तरह। ये 600-700 किलोमीटर का ट्रैक नहीं था, ये आसाम तक जोड़ता था, जिस ट्रैक पे मैं बैठा हुआ था। 19 तारीख को फैसला होने के बाद हमने उत्तर प्रदेश के ट्रैक खाली कर दिए। क्यों? क्योंकि फैसला हो चुका केंद्र सरकार से। क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे और कानून में चेंज करेंगे। और ठीक 1 महीने बाद कानून में चेंज हुआ, जो एनसीबीसी एक्ट था उसमें चेंज हुआ। उसके बाद हरियाणा सरकार जिद पर अड़ी हुई थी। हरियाणा सरकार ने बात ही नहीं की हरियाणा के रिजर्वेशन की। हरियाणा में आंदोलन कंटिन्यू रहा और हरियाणा में सरकार, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का 23 मार्च को फैसला आया और 25 मार्च को तुरंत हुड्डा जी ने बुलाया और 25 मार्च की रात को समझौता हो गया। 26 मार्च की वहां से भी आंदोलन वापस लिया गया। लेकिन समझौते वो कह रहे हैं कि जो समझौता जो करना है, मेरा ये वो आपका मेन वो रहता है। ये 2011 की बात कर रहे हैं ना? 2011 की बात, 2016 की बात हम जून 2016 की बात। जून 2016 में आपके ऊपर दर्ज हुआ, आपके ऊपर दर्ज मामला हो गया देशद्रोह का। जी, देशद्रोह का। मेरे ऊपर नहीं, 125 आदमियों के ऊपर। हम तो आपसे बात कर रहे हैं ना, क्योंकि नेता हैं आप। तो जैसे ही देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ आपके ऊपर, आप उग्र हो गए। उग्र तो पहले से ही थे, लेकिन जैसे ही वापस हुआ वैसे ही आंदोलन नहीं खत्म। न तो मुझे ये पता कि वो आज भी वापस हुआ क्या। ऐसे बहुत से मुकदमे सरकार के मेरे पास हैं, होंगे, जिनको सरकार साजिश के तहत पेंडिंग डाल के रखती है। कितने मुकदमे हैं आपके ऊपर? मुझे अभी तो हिसार में 4-5 मुकदमे हैं और बाकी का पता नहीं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी 2-3 जगह मुकदमे मेरे ऊपर। यूपी में तो जो मुकदमे हैं उनका स्तर भी, जो आपके विरोधी हमें बता रहे हैं, वो ठीक नजर नहीं आता। जितना नहीं, स्तर का तो क्या है, कुछ तो अखबारों की कटिंग भेजी है, उसमें ठगी के मामले। ऐसा जो ठगी के मामले हैं या किसी भी तरह के मामले हैं, वो हम लोग रैली कर रहे थे और वो रैली को फेल करने के लिए एक राजनीतिक दल के लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, जिसमें आज तक 4 साल में, वो 2011 की बात है, आज तक 5 साल में उन मुकदमों का यही नहीं पता वे थे कहाँ। कुछ लोगों ने मीडिया में शोहरत पाने के लिए, जब भी कोई आंदोलन देश में चलाता है, मैं आज तक किसी भी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व नहीं रहा। कुछ लोगों ने
इस तरह के जब भी हम कहीं रैली करते हैं, जो वहाँ विरोधी राजनीतिक लोग होते हैं, अभी आपने देखा होगा, मैं राजनीतिक लोगों को छोड़ देते हैं, परिवार के ही आपके ऊपर मुकदमे रहे। किस परिवार का मुकदमा मेरे ऊपर? वो कहते हैं आपके साले साहब ने सुसाइड कर लिया और उसमें मेरे किसी साले साहब ने सुसाइड नहीं किया, मेरे किसी रिश्तेदार ने सुसाइड नहीं किया। जो जेल गए आप किसी मुकदमे? नहीं, मुकदमे में जेल गए। एक बिजनेस का मुकदमा था, उसमें हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखाई, वो फैसला हो चुका 5 साल पहले। जब कोर्ट ने जस्टिफिकेशन दे दी कि झूठी एफआईआर थी और इनसे एक्सटोर्शन के लिए किसी ने मुकदमा किया, तो उसमें कहाँ की बात हो गई? अगर कोर्ट से फैसले होने के बाद भी झूठे आरोप लगाएं, ये झूठे आरोप वे लोग हैं जो राजनीतिक रूप से आंदोलन तोड़ने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करने के लिए कुछ समय तक लगते हैं। पूरे देश की जनता। एक आरोप आप पे ये है कि आप पहले एयरफोर्स में काम करते थे। जी, एयरफोर्स में काम करता था। उसके बाद एयरफोर्स आपने छोड़ी, आप क्या हुआ उस चीज को लेकर हरियाणा में आजकल काफी चर्चाएं हैं। जी। क्या है उसके बारे में? नहीं, मैं 10.5 साल के बाद वहां से एयरफोर्स छोड़ दी और उसके बाद अपना व्यापार शुरू किया। अब एक बात ये भी है कि जब हरियाणा में लोग यहाँ पे आंदोलन में बैठे थे, आप एक बार फिर मुंबई चले गए और वहां पे फिर जाट आरक्षण के नाम से चंदा उगाने लगे। मैंने आज तक देश में एक भी आदमी ये बता दे कि यशपाल मलिक मेरे से चंदा लेके गया, जो कौम सजा देगी। मैंने पिछले 10 साल में अपना कोई भी काम किया, या तो साथियों को बताया कि भाई ये काम तुम्हें करना है और उससे उसने ही पैसे लगाए। मान लिया कहीं स्टेज लगना है या टेंट लगना है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने यशपाल मलिक को एक सिंगल रुपया भी चंदा दिया। बल्कि यहाँ तक कुछ पदाधिकारियों को हम लोगों ने अपने सोर्सेज से, अपने दोस्तों से, हरियाणा में 2006 से लेकर 2010 तक आंदोलन को उठाने के लिए पंप जैब ठकवाना, गाड़ियाँ देनी, ये सब समाज के लोगों ने किया। कोई आंदोलन किसी की बपोती नहीं होती, ये आंदोलन। लेकिन मैं निजी रूप से ना अभी लिया, ना भविष्य में कभी लूंगा कि भाई निजी रूप से कोई आदमी आके मुझे चंदा दे के गया। आप पहले एयरफोर्स में थे, जी। अब आप जाट नेता हैं, आप व्यापारी भी हैं। जी। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? भविष्य में मैं सामाजिक काम करना चाहता हूँ। 2014 में नहीं, पार्टी में जाके कोई पार्टी ज्वाइन करना? मेरा देखिए मुकेश जी, मेरा मेरी आप पे ये आरोप लगता है कि यूपी में आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और ये जो अब दौर चल रहा है, ये चुनावों का दौर है, सरकार पे प्रेशर डाल के आप टिकट चाहते हैं वहां पे। मैं बुद्धिहीन लोगों की श्रेणी में नहीं हूं। मुझे पता, अगर मुझे राजनीति करनी होती तो सामाजिक काम और एक जाति का काम करने से राजनीति नहीं हो सकती। जो बड़े बड़े किसान लीडर हमारे यहाँ हुए देश में, शरद जोशी जैसे, महेंद्र सिंह टिकैत जैसे, तमाम वे लोग जब तक गैर राजनीतिक रहे उनके रहे। जब उनके बच्चों ने राजनीति करनी शुरू करी तो उसको भी समाज ने नकार दिया। मेरा ये कॉन्सेप्ट मुझे पता। आप पे भी आरोप है कि आप भी बेटे की टिकट चाहते हैं पार्टी से। मेरा बेटा तो अभी 20 साल का है, तो मैं टिकट कहाँ चाहूंगा, और मैंने उसको भी मना किया। आपके लिए रामविलास शर्मा जी कहेंगे कि रामविलास शर्मा जी, टिकट चाहिए तो टिकट ले लो। उन्होंने क्या किया? रामविलास शर्मा जी अपने लोगों को टिकट दे, बीजेपी के लोगों को टिकट दे। बीजेपी 2014 से पहले, आप पार्लियामेंट की में डिबेट देखिए, 2011 के आंदोलन के दौरान बीजेपी हमारे पक्ष में बोल रही थी, हंगामा कर रही थी राज्यसभा में कि क्यों लोग रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं। ये दोहरा चरित्र है राजनीतिक दलों का। जब वे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। राजस्थान की सभा याद होगी आपको, सिक्कर वाली। तो बीजेपी तो आपकी हितैषी पार्टी है और उसी की सरकार को आपने नाच नचवा रखा है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमें ये उम्मीद थी कि बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के कदमों पे चलेगी, लेकिन आज हरियाणा की बीजेपी जाटों के कत्लेआम पे लगी, जिस तरह से गोलियां चलाई। पहला देश में ऐसा आंदोलन है जिसमें सीधी मिलिट्री बुला के गोली चलवाई गई, ना कोई वार्निंग दी गई, ना कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पैलेट गन का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक तरफ तो बीजेपी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है जम्मू और कश्मीर में, पटेल आंदोलनकारियों के मुकदमे वापस लेती है, और एक तरफ बीजेपी अड़ी हुई है जिस मुकदमे को 3 बार कह चुकी, 25 से 2100 से ज्यादा 25,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज है। 3 बार मुख्यमंत्री के लोग वादा कर चुके, टीवी पे बोल चुके कि हम सब मुकदमे आंदोलन के वापस लेंगे, हम घायलों को और उनको सबकी सहायता करेंगे, जो जेल में बंद है उनको निकालेंगे। उन पर लगातार वादा खिलाफी है। मोदी जी ने अपने घर बुला के 17 मार्च को रिजर्वेशन कैंसिल हुआ, 26 मार्च को जब अपने घर बुलाया, जाट समाज बेहद उत्साहित था। जाट समाज के बारे में बात होगी, और ये जो पहला दौर है इसमें मुख्यतः जो इनके ऊपर आरोप थे उनकी बात हुई। लेकिन अब क्योंकि जाट आरक्षण एक बार फिर से हुंकार भर रहा है, पिछला जो जाट आरक्षण का आंदोलन था उसने पूरे हरियाणा को जला दिया।
इन सभी मुद्दों पर हम मलिक साहब से बात करेंगे इस छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। हम आपको अब नहीं कहेंगे कि आप कहीं मत जाइए, क्योंकि हमें यकीन है आप कहीं नहीं जाएंगे, रिमोट को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है बड़े जाट नेता मलिक जी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का चक्रव्यूह में एक बार फिर स्वागत है। यशपाल मलिक आज हमारे साथ हैं, आपका भी फिर स्वागत है। जी जी। जो जाट आंदोलन है, इसकी जब शुरुआत होती है तब यशपाल मलिक दिखाई देते हैं, हरियाणा में दिखाई देते हैं, राजस्थान में दिखाई देते हैं। फिर जब आंदोलन खड़ा हो जाता है थोड़ा, तो फिर आप यूपी में चले जाते हैं कि वहाँ पे आंदोलन खड़ा करूँगा, और फिर वापस लौटते नहीं। ऐसे आरोप पहले दौर में हमने आपके ऊपर लगाए। अब बात ये जो पिछले साल हुआ हरियाणा में, हरियाणा जल उठा, किसने जलाया? ये सरकार ने जलवाया। क्यों? और कैसे जलवाया मैं बताऊंगा आपको। 16 तारीख की मेरी एडीजी कपूर साहब से बात हुई और मैंने उनको खुद ये सजेशन दिया कि आप 17 तारीख को जो लोग धरने पे बैठे हैं उनको बुलाइए और उनसे बात करिए कपूर साहब। और जाट ओबीसी में रिजर्वेशन चाहता है, जाट को इधर तिधर मत लटकाना। आप मुख्यमंत्री जी को बता दें। और मैंने ये भी कहा कि हो सकता है कि आप एडीजी हैं इंटेलिजेंस के, आप सही बात मेरी उन तक पहुंचा दें। और उसके बाद 17 तारीख को मीटिंग की सरकार ने, लोगों को उनको बुलाया जो धरने पे नहीं थे, और उनको बुला के सरकार ने कहा कि हम आपको ईबीसी रिजर्वेशन देंगे। और जो लोग बाहर निकले, जो सरकार के अंदर आपके कैमरे दिखा रहे थे कि अंदर ईबीसी रिजर्वेशन पे 20% पे हाँ हो गई, और जैसे ही जाट बाहर निकला और उसको धरनों से फोन आने शुरू हुए, भाई तुमने कैसे ईबीसी रिजर्वेशन पे बात की, वे लोग बाहर आते ही पलट गए। आपके पास रिकॉर्ड है। अगर हरियाणा सरकार 17 तारीख में निर्णय ले लेती तो 18 तारीख में फिर हरियाणा सरकार की बड़ी गलती। उसने जिस तरह से ओबीसी के लोगों की ब्रिगेड बना के, वो ओबीसी के लोगों की ब्रिगेड नहीं थी, वो राजनीतिक, मेरी बात पहले, मेरी बात, अब जो राजनीतिक कुछ लोगों जो सवाल है, हमले किए वकीलों पे, जो सवाल हॉस्टल में घुस के गोलियां बरसाई, कुछ सवाल है। हाँ, वो हम आपसे पूछते हैं कि अभी जो जाटों को आरक्षण मिलेगा, जी जी, हम उम्मीद ऐसी करते हैं मिलेगा। हालांकि पहले भी 2 बार मिल चुका है, आप भी जानते हैं, लेकिन वो कहीं चैलेंज हो गया, कहीं वापस ले लिया गया। उसका आधार सर्वे रहेगा जी। तो जब आंदोलन में पूरा हरियाणा जल रहा था और यहाँ पे विधानसभा में बैठक चल रही थी, पास हो रहे थे, ठीक है, और अगर आप बात करें कि जो 9वें शेड्यूल में डालने की बात होती है, वो भी चैलेंज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली सरकार ने दिया था वो गिर गया। तो एक जो प्रोसेस है उसमें फॉलो किया जाएगा तभी मिलेगा ना जी। तो उस प्रोसेस की तरफ क्यों नहीं बढ़ने देते आप लोगों को? मैं आपको ये बता रहा, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस था, जिस दिन सरकार ने रिजर्वेशन यहाँ कैंसिल हुआ, उसको सर्वे अगर कराना चाहती थी, जो बिल बना उसमें नेशनल एग्रीकल्चर सर्वे, नेशनल एजुकेशन सर्वे के डेटा उपलब्ध करवाए मैंने, और वे डेटा बिल में ऐड किए सांसद पीपी चौधरी जी ने। लेकिन जैसे ही वो बिल हरियाणा में पहुंचा, उस बिल में से वे सर्वे उड़ा दिए गए। देखिए, आज सरकार के पास 2011 की जनगणना का सर्वे है, आज सरकार के पास नेशनल एग्रीकल्चर सर्वे है, नेशनल एजुकेशन सर्वे है, हरियाणा का सर्वे है। सर्वे मात्र 1 दिन में कलेक्ट किया जा सकता है, सभी डीसीज को कह के 1 हफ्ते में किया जा सकता है, 1 महीने में किया जा सकता है। तो फिर क्यों जब नियत साफ हो, क्यों नहीं बनाया? सबसे बड़ी बात है नियत साफ हो। आधार इसलिए नहीं बनाया कि सरकार चाहती थी बिल हम पास कर दे और इसको कोर्ट में लटका दिया जाए। जो लोग जाट आरक्षण के पक्ष में नहीं, जी जी जी, उनका ये कहना है कि अगर नौकरी के हिसाब से देखें तो जो जाटों की संख्या है एवरेज, एक प्रोग्राम में हमारे आए थे, उन्होंने बताया कि 30 से लेकर 40% जो ऊपरी हिस्सा है वो जाट भाइयों के पास है। तो आपको रिजर्वेशन चाहिए क्यों? ये बिल्कुल झूठ है। ये सर्वे पिछले जो 2013 में उसमें इंडिकेटर है 11-12% से आरटीआई के द्वारा नहीं, झूठा सर्वे है। आरटीआई में सरकार झूठी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आरटीआई का सर्वे है, तो वो आया क्यों नहीं? आरटीआई की रिपोर्ट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये क्रीमी लेयर बेस्ड रिजर्वेशन है, इसमें किसी संपन्न जाट को मिलना ही नहीं है। इसमें केवल जो 6.5 लाख से नीचे की क्रीमी लेयर है, सरकार चाहे तो अपने राज्य में उसको और कम कर सकती है। सरकार की जिस दिन नीयत साफ हो गई, फिर मेरा जो भाई आपके पास आरटीआई का सर्वे लेके आए थे, उन लोगों ने वो सर्वे नहीं दिखाया जो बाकी जातियों का है।
अगर अच्छा, आप मुझे बताइए, उस जातियों का जाट सर्वे जाट दिखाते भाई जो है ना, जाट जी। भाई हो गए, हमेशा इनको सीधा साधा भोला भाला जी इंसान माना जाता है। जी। सबसे जो सिंपल इंसान जी, होता है वो जाट होते जी। हैं, ठीक है। ये जो आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के बाद क्या आप मानते हैं जो जाट समुदाय है वो एक विलन की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया गया? देखिए, पूरे मीडिया ने विलन बनाने का प्रयास किया सरकार के इशारे पे। कुछ पत्रकारों ने मुरथल गैंग केस की जांच अभी आ गई, हाईकोर्ट ने भी कहा, लेकिन दोबारा हाईकोर्ट पलट गया। पहले कहा कि इन पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, दोबारा हाईकोर्ट कह रहा नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट का ये नहीं पता कि वो कह क्या रहा। पिछली तारीख पे कह रहा था कि मुरथल गैंग के केस फर्जी था। इसी तरह से जो तोड़फोड़ हुई, अगर उस तोड़फोड़ में जांच होती, आप मुझे ये बताइए, भिवानी में जाट धर्मशाला पे हमने हमला किया, सेठ छाजूराम की मूर्ति हमने तोड़ी, लेफ्टिनेंट चिकारा की मूर्ति हमने तोड़ी। हांसी की जाट धर्मशाला पे किसने हमला किया, कैथल में किसने किया, जींद में किसने किया। 2 एमएलए के घर पे, एक कांग्रेस की एमएलए थी, एक निर्दलीय एमएलए था, इनके घर पे किसने आगजनी की? कैप्टन अभिमन्यु के घर पे किसने आग कैप्टन लगाई? अभिमन्यु तो कह रहे कांग्रेस वालों ने किया। कैप्टन अभिमन्यु जाट को अगर कह रहे हैं, मैंने उनके घर पे भी जाके ये अब जब प्रयास किया। अपने ऊपर बात आए तो फिर आप कांग्रेस में आ गए। मेरा ये कहने का मतलब है, सब हरियाणा का जो दृश्य वही था, कहते हैं, हरियाणा का जो आपके 3 चैनल दिन पे, तक दृश्य था वो ऐसा था कि यहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की आपके चीज चैनल नहीं पे, है। आपके चैनलों हम पे जाट समुदाय को इसके लिए दोषी नहीं मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई, नंगा नाच हुआ। किसने उड़ाई? अब यही तो आप बताइए। लगातार 2015 से लेकर 16-17 तक लगातार धज्जियां उड़ाई किसने? सांसद राजकुमार सैनी ने। जाट सड़क पाएंगे पीट दूंगा, जाट सड़क पाएंगे इलाज कर दूंगा। जाट समुदाय सिर्फ राजकुमार सैनी के कहने पर नहीं, उसने वो जाट जला दिया समुदाय हरियाणा। ने कुछ किया ही नहीं। हॉस्टल में वकीलों पे हमला करा सरकार के लोगों ने, इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के कार्यकर्ता थे हॉस्टल में। कैप्टन अभिमन्यु ने भी अपना घर खुद जला लिया। अपने उनके बच्चों के वीडियो आए हैं, बच्चों के वीडियो आए हैं। कैप्टन अभिमन्यु के घर की दुर्घटना को हम भी मानते हैं कि गलत हुआ है। किसी की दुकान जली, मैं भी मानता हूं गलत हुआ है, लेकिन क्या ये गलत, जिसने गलत किया उसके अलावा तुम जाटकों को बदनाम कर रहे हो? लोगों ने अपनी दुकान से सामान निकाला, लोगों ने अपने घर से सामान निकाला। मेरा कहने का यह मतलब है कि जिस तरह की घटना घटी, क्या पूरे हरियाणा में कोई जांच हुई? इसके बाद जो कमेटी बनाई उसकी जांच आई, हरियाणा के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। जो जाट अधिकारी थे वे तो जिम्मेदार हो गए, जो गैर जाट थे, अनिल यादव थे, ये जो रोहतक में स्नान कर रहे थे, वे जिम्मेदार नहीं हुए। अब आपसे जब सवाल पूछा जाता है कि जो आरक्षण है वो तो सड़क पे आके रेलवे ट्रैक में बैठ के विधानसभा के बाहर नारे लगा के मिलेगा नहीं, मानते हैं आप? तो फिर आप ये दोबारा से क्यों शुरू कर रहे हैं? सड़क पे बैठ के मिलेगा कैसे? जब देखिए, इस देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में मैं आपको कोर्ट में है मेरा कोर्ट में मामला मेरी बात सुनिए। ये आंदोलन 29 तारीख का केवल रिजर्वेशन के लिए नहीं है। इस चीज को लेकिन जो आंदोलन का जो मुख्य पार्ट बना रहे हैं वो तो आप आरक्षण का बना रहे हैं। मुकेश जी, पूरा मीडिया गलत प्रदर्शित कर रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आरक्षण कोर्ट में होते हुए जाट जबरदस्ती कर रहे। हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा यह है कि जो मुख्यमंत्री जी ने 22 फरवरी को वादा किया था, 18 मार्च को जो उनके लोगों ने वादा किया था, जो 18 जून को वादा किया था कि लड़के जेल से बाहर हो जाएंगे, सब मुकदमे वापस हो जाएंगे, जो शहीद हुए उनको नौकरी मिल जाएगी, जो घायल हुए उनको मुआवजा मिल जाएगा और सांसद सैनी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। 29 तारीख से आप 19 जिलों में हम धरने दे रहे हैं। मुद्दे मैंने आपको बता दिए, ये इसको ईमानदारी से, जब ये भीड़ इकट्ठी होगी, जाहिर है कि आप उनको आइडेंटिटी कार्ड तो बांट नहीं रहे होंगे। बिल्कुल 100% गांव में फिर से अगर वही हालात हो गए जो पिछले साल फरवरी में थे तो फिर कैसे रोकेंगे आप? मुकेश राजपूत जी, आप ये देखिए 75,000 ट्रक सड़क पर खड़े हुए थे, किसी के जलने की खबर मिली आपको? तो जो जल रहे थे कहां के थे? मेरी सुनिए आप, शहरों में गड़बड़ हुई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पेटी क्रिमिनल्स को शराब पिला के गड़बड़ करवाई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं अपनी सरकार को हिलाने के लिए, अपनी सरकार को हिलाने के लिए, हो सकता है मुख्यमंत्री कोई बनना चाह रहा हो। ये बड़ी गड़बड़ की बात, बड़ी बात कह रहे हैं। कौन बनना चाहता है? बहुत से हैं वहां तो हर रोज आप बयान देखेंगे। आज विद साहब बयान दे रहे, आज शर्मा जी बयान दे रहे, आज ये भी लगता रहा इनकी सरकार के उन नेताओं पे लगता रहा कि पहली बार हरियाणा में कोई नॉन जाट मुख्यमंत्री बन गया। इस चीज को लेकर भी काफी लोगों को तकलीफ है। देखिए, किसी जाट को कोई तकलीफ नहीं,
वो मुख्यमंत्री बने हैं चुनाव जीत के, लेकिन जाट नाराज है गोली चलवाने से। ऐसा तो जाट नहीं कि नाराज जो है जाट उनके नेता हैं, बच्चों जो को जेल में जाट डालने से। नेता हैं वो जी। अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, यशपाल मलिक अपने देखिए, की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने की, मेरी- कैप्टन अभिमन्यु अपने की, धनखड़ साहब अपने की। ऐसा तो नहीं। बीजेपी में हो सकता है क्योंकि यहाँ अस्तित्व पे तो जो पिछला आंदोलन था उसमें कोई चेहरा ही नहीं था। जाटों का रहनुमा कौन है, कोई चेहरा नहीं था उसमें। ना यशपाल मलिक था ना कोई दूसरा बड़ा मैं नेता। मुकेश जी ये बताना चाहता हूं, अभी भी चेहरे थे, ऑर्गेनाइज था, समझौते किससे हुए? मुख्यमंत्री जी ने जब 21 तारीख को सरकार की ये मनसा थी, अगर हम किसी को चेहरा बना देंगे, हम किसी को लीडर मान लेंगे, तो उसके प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए समझौता गलत तरीके से करो, 100 आदमी अलग अलग जगह से ला के बिठाओ और फिर जवाब दे किसी के पास नहीं। आप ये ईटीवी पे हैं इस वक्त जी, ये बहुत राज्यों में नंबर 1 चैनल है, हरियाणा में नंबर 1 चैनल है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके चाहने वाले, जी, हो सकता है उनकी संख्या ज्यादा हो, लेकिन आपके ना चाहने वालों की संख्या भी कम नहीं है। आप इस चक्रव्यूह के माध्यम से कैसे हमें आश्वस्त करेंगे कि इस जाट आरक्षण की लड़ाई में, या जो मुकदमों की आप बात कर रहे हैं, या जो और जाटों के लिए आप चाहते हैं, हरियाणा जलेगा नहीं, ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा? मेरा मुकेश जी 10 साल से इस आंदोलन को देखे, 2010, 11, 12 हमेशा आंदोलन हुए। जब सरकार की मनसा खराब हुई, जब किसी अधिकारी की मनसा खराब हुई, 2010 में भी एक बच्चे की शहादत हुई। कब हुई? एक अधिकारी की मनसा खराब थी। 2012 में भी एक बच्चे की शहादत हुई। कब हुई? जब सरकार की मनसा खराब थी, 101 आदमी को जेल में डाल दिया। 2016 में तो 30 2016 में 30 लोगों की हत्या इसलिए हुई कि सरकार के लोग इस षड्यंत्र में साजिश थे। सांसद राजकुमार सैनी की ब्रिगेड। 2017 में जो धरने होंगे, इनकी तो मेरी गारंटी है, जहां जहां संगठन धरने लगाएगा, लेकिन सरकार साफ मन से आंदोलनों में हिंसा पैदा न करे। अधिकतर खाप जो हैं वो आज की तारीख में ये कह रही हैं कि यशपाल मलिक उत्तर प्रदेश से आगे हरियाणा में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप एक सोनीपत में अभी बृहस्पतिवार को बैठक हुई, उसमें कहा गया कि यशपाल मलिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप जिस खाप को सोनीपत में नाम ले रहे हैं, दैया खाप में, उसके प्रधान तो प्रताप सिंह दैया है। वहां सुरेंद्र दैया अलग प्रधान है, नकली प्रधान। हवा सिंह सांगवान अपना संगठन चला रहे हैं। पिछले 5 साल में 2011 के बाद कोई आंदोलन किया हो? वो दिल्ली जाके आंदोलन करते थे हरियाणा के आरक्षण के लिए। आप जाटों के सही में हितैषी हैं? मेरा तन मन धन और जान भी अपनी कौम के लिए समर्पित है। गिने चुने कितने नेता हैं आपके जाटों के, जो बड़े नेता हैं? आप पॉलिटिकल पूछना चाह रहे हो? सारे बता दीजिए। नहीं, पॉलिटिकल पूछना चाह रहे तो हमारे तो अभी 30 तो सांसद ही हैं। अगर पॉलिटिकल पूछना चाह रहे, जाट समाज में कोई नहीं। सोशल लीडरशिप हमारी अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम में है। ये पॉसिबल है कि आप सभी लोग एक छत के नीचे बैठ जाएं और ये डिसाइड कर लें कि ये जो व्यक्ति है ये जाट समुदाय का लीडर है? मुकेश जी 100% दिल रखते हैं? मुकेश जी 100% लोग साथ है। अच्छा, अभी जो खाप के अलावा जो पॉलिटिकल चल रहा है कि ये कांग्रेस का जाट, ये भाजपा का जाट, ये यूपी का जाट, ये राजस्थान का जाट, ये जाट इकट्ठे हो पाएंगे या नहीं? पूरे जाट इकट्ठे हैं। कौन सी पार्टी से टिकट चाहते हैं आप? किसी पार्टी से टिकट नहीं चाहता। सोशल मूवमेंट जो चौधरी छोटू राम की थी एजुकेशन की, उसको लेकर चलूंगा। पिछड़े और दलित वर्ग को जोड़ के चलूंगा और उनको भी सामाजिक रूप से एक जोड़ूंगा। जो भेदभाव हरियाणा में पैदा किया, इसको खत्म कर दूंगा 2 साल के। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप वाकई अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहते हैं। बस वादा ये कीजिए कि जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक रहेगा, प्रदेश या देश की जो संपत्ति है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 100% शांतिपूर्ण रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और 36 जात के भाई इस धरने में भाग लेंगे, मैं ये भी विश्वास। मतलब इस पर 35 वर्सेस कोई मतलब ही नहीं था, वो राजनीतिक मुद्दा था। यशपाल मलिक ने चक्रव्यूह में हमारे सवालों के कितने साफ साफ जवाब दिए और किन सवालों को अनसुना कर दिया या चक्रव्यूह के इस घेरे से निकलने की कोशिश की, उसमें कितना कामयाब हुए, कितना इन्होंने सच कहा और कितना गोलमोल किया, इसका फैसला हम नहीं बल्कि हमेशा की तरह आप ही करेंगे, क्योंकि आप जनता हैं, जनता सब जानती है। बहरहाल आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमसे बातचीत की, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद भी ईटीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।